खुश आमदीद। अब वक्त है कि मैं आपकी मुलाकात अपने मेहमान से कराऊं और मेरे आज के मेहमान एक इतने ज़हीन काबिल नौजवान हैं जिन्होंने एक बहुत ही ऐसी उम्र में, जबकि अभी बहुत सारे नौजवान जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ना सिर्फ अपने आप को और अपनी काबिलियत को मनवाया है बल्कि हमें उन पर फ़ख्र भी है, इसलिए कि वे जिस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी, जिस तरह की सोच और अप्रोच है साइंस और टेक्नोलॉजी में ख़ास तौर पर और ये एक ऐसी स्पिरिट है जो कि हम सब में पाई जानी चाहिए। इट्स गुड टू हैव हिम हियर। मैं आपका उनसे तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले बता दूं कि पीएचडी किया हुआ है आपने कंप्यूटेशनल मॉडलिंग में, और डॉक्टर इरफान यूनिस है मेरे साथ, फॉरेन प्रोफेसर एंड डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एरिड एग्रीकल्चर में। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। सबसे पहले तो कंप्यूटेशनल मॉडलिंग के बारे में बताइए। दिस इज द वर्ड, नेवर हर्ड ऑफ इट। हाँ जी, आपको मॉडलिंग का तो पता ही होगा। मॉडलिंग का तो पता तो डोंट टेल मी कि वो वाली मॉडलिंग। नो, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ मॉडलिंग, ऐसे नहीं है। लाइक मॉडलिंग जो साइंस में उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की आप एक तरह से उसकी वजूद को लाएं, किस तरीके से यू मेक समथिंग and then you try to put that into the computer, so you and then you do some simulations on that. Simulations का मतलब ये कि वो जो आपने एक प्रोटोटाइप बनाई है कंप्यूटर पे, उसको फिर आप उसको चलाते हैं और उसको दिखाते हैं कि भी इसके क्या असर होगा। फॉर एग्जांपल मॉडलिंग में आपको एक आसान बता दूं कि ये जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, ये भी कंप्यूटेशनल मॉडलिंग से ही बनी हुई है। अच्छा, वेदर फोरकास्टिंग भी आइंदा जो है 4-5 दिनों में मौसम कैसे होगा, सूरज होगी, बारिश होगी या बर्फबारी होगी, कैसे क्या होगा, तो वो बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जो कि हम सॉल्व करते हैं। तो उनमें फिर यह कि छोटा बहुत पर्चुपेशन करते हैं, मतलब उनको परटर्ब करते हैं, उनको थोड़ा सा हिलाते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ जाके वो सेट होती हैं। आपका दिलचस्पी इस तरफ कैसे बन गई, कैसे आना? मैं कंप्यूटेशनल मॉडलिंग जो है ये बेसिकली इट्स अ वास्ट फील्ड, इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं। तो मैं जो मैंने पीएचडी की थी वो कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऑफ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स में की थी। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स आर वो सुपर कंडक्टर्स हैं। मैं ऐसे कह रहे हैं, सारी समझ आ रही है, हालांकि मुझे पता नहीं चल रहा। नहीं मैडम, वो असल में बहुत सिंपल चीज़ें भी कह सकते हैं, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। सही कि बेसिकली सुपर कंडक्टर्स वो हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा जाता है, और ये है कि वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी लॉस नहीं होता। सही, मतलब वो हीट अप नहीं होती। लॉस जो है ना, वो हीट अप की वजह से, वो हीट अप होता है तो फिर लॉस भी होता है। सही। तो सुपर कंडक्टर्स वो हैं जहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी लॉस नहीं होता, उनमें जो करंट है वो बरकरार रहता है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि यू हैव टू कूल इट डाउन। यू हैव टू कूल इट डाउन टू लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर विच इज़ -200 सेंटीग्रेड्स, और इवन लिक्विड हीलियम टेम्परेचर विच इज़ -270 सेंटीग्रेड्स। सो क्वाइट बिलो द नॉर्मल रूम टेम्परेचर एज वी नो इट। तो इन दैट टेम्परेचर दे कैन परसिस्ट, उनके अंदर एनर्जी है उनमें बरकरार रहेगी। अच्छा, बाय द वे मैं ये बताती चलूँ कि हम बात करेंगे आज डॉक्टर इरफान से खास तौर पे जो एनर्जी का बहरान, पावर का बहरान, बिजली के क्राइसिस और इस तरह की और बहुत सारी सूरत हाल हमारे मुल्क में, उसके ऊपर भी। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि आपका इस तरफ आना, ये चूज करना ये फील्ड, इसके बारे में अवेयरनेस होना, ये सब कैसे हुआ? क्या बचपन से ही आपको इस तरह की चीज़ों का शौक था? मैडम, मैं बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तालीम मेरी तमाम मैंने डेनमार्क कोपेनहेगन से ली। अर्ली 60s में मेरे वालिदैन माइग्रेट कर गए थे, तो उसके बाद फिर मैं अम्मी के साथ गया उधर 70s में। सही। और फिर यह कि तमाम तालीम उधर ली, और मास्टर्स तक मेरी तालीम कोपेनहेगन डेनमार्क इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से हुई। अच्छा जी। आप जब पाकिस्तान आप वापस आए हैं तो कुछ डिफरेंस है वहाँ के ब्रॉटअप और यहाँ के ब्रॉटअप में? बहुत फ़र्क है। यहाँ के बच्चे माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं, और मतलब दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट द एनवायरनमेंट, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एनवायरनमेंट टू लिव एंड ब्रिंग अप चिल्ड्रन। तो यहाँ बेसिकली उनकी जो सिक्स सेंस है वो काफ़ी अच्छी है। वहाँ लोग जो है, वहाँ बच्चे जो हैं, उनको तमाम ज़िंदगी की आसाइशें मिल जाती हैं, सिक्योरिटी है। तो फ्रॉम दैट एंगल वो काफ़ी पैम्पर्ड होते हैं। तो हम भी अल्लाह के करम से अल्लाह ने सब कुछ दिया, और तालीम भी अच्छी हो गई। फिर इत्तेफाक था जैसे आप कह रहे हैं अच्छी हो गई? नहीं, इत्तेफाक, तो शौक भी था, शौक भी तालीम का काफ़ी था। शौक कैसे आता है?
शौक आता है, कुछ आपकी अपना कोई एक होता है रुझान, और कुछ वालिदैन के भी प्रेशर्स होते हैं। इनिशियली तो शायद वालिदैन के प्रेशर्स होते हैं कि भी आप भी कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अच्छा, तो आपके भी इस तरह का कोई प्रेशर था? बिल्कुल, मेरे ख्याल में इट विल बी रॉन्ग टू से कि ऐसे नहीं थे, बिल्कुल थे। तो उसके बाद ये कि फिर आपको खुद एक सोच बन जाती है, आपको खुद एक रुझान हो जाता है कि आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू बी समथिंग। तो उसके लिए फिर उस हिसाब से बनता है, जद्दोजहद करता है। तो आई ऑल्सो लाइक मैनी अदर्स, एंड ऑल्सो इसमें एक ये भी फैक्ट था कि हम फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी बच्चे थे जो कि कोपेनहेगन में, वी ग्रो अप इन कोपेनहेगन। तो हमारे वालिदैन का बहुत था कि हमारे बच्चे पढ़ जाए, क्योंकि वो भी ज़ाहिर उतना नहीं पढ़े थे, वो तो मतलब कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, वी माइग्रेटेड फॉर इकोनॉमिक रीजंस लाइक मैनी अदर इमिग्रेंट्स डू। तो उसके बाद फिर ये था कि काफ़ी प्रेशर्स थे कि हर कि अपने हमारे बच्चे पढ़ जाएं, आगे निकल जाएं। तो उसी में मैं भी, आई थिंक आई वाज अमंग्स द फर्स्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हु वेंट टू यूनिवर्सिटी इन कोपेनहेगन। ओके, तो वहाँ पे कैसा लगता था फिर? ये एजाज, ये भी था कि एजाज है, मुमताज तो आप होते होंगे। बस फरा वो ये था कि अच्छा लगता था कि वी आर अमंग्स द फर्स्ट बैच ऑफ पाकिस्तानीज हु आर गोइंग टू बी एजुकेटेड in Copenhagen, and we were only around 10 boys, I think, maybe one or two girls. So what kept you going? ये मेरा favorite सवाल है जो मैं पूछती हूँ, क्या चीज़ जिसने आपको active रखा? Initially, I think I was very active from a young age. I used to work in a radio station when I was only 18. अच्छा, as what? As basically we had children programs that I used to conduct, various aspects of children problems. If somebody has run away from home, how to convince that person to come back home? And by the way, कैसे वैसे how to convince a person? How to convince a person that way? I mean, you have to see maybe what are the advantages and of staying at home, and what are the disadvantages of going away, obviously. And obviously, दूसरी बात ये कि वालिदैन का है कि भी they love you and you love them, of course. एंड उस हवाले से काफी अच्छा वक्त गुजरा। सही। तो वो इस तरह की एक्टिविटीज करते करते अचानक कितना टिपिकल किस्म का साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ जी, तो दोनों चीजें हैं ना। आई मीन आई थिंक अ साइंटिस्ट इज नथिंग विदाउट सम सोशल एस्पेक्ट टू हिज पर्सनालिटी। साइंस इज इन फैक्ट आल्सो पार्ट ऑफ अ सोशल बीइंग। तो उस हवाले से ये था कि इट वाज अ गुड ग्रूमिंग फॉर मी एज अ पर्सन, and we did that after secondary education. फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में चले गए। डॉक्टर इरफान, जैसे आप ग्रूमिंग कह रहे हैं, वो तरबियत ही है? ग्रूमिंग इज तरबियत, जी हाँ जी। और क्या चीजें हैं जो तरबियत में काउंट करती हैं? मेरे ख्याल में इसमें सबसे पहले वालिदैन का काफी होता है इनपुट आपके। किस किस्म का इनपुट? आई मीन डिफरेंट स्टाइल्स है ना पेरेंटिंग के भी, तो आप क्या समझते हैं आपके साथ कौन सा स्टाइल रखा क्या और उसका क्या? मेरे ख्याल में हमारा जो था वो काफी कंजर्वेटिव स्टाइल था। हाँ जी, चूंकि हम ज़ाहिर एक पाकिस्तान से उठ के आप किसी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाते हैं तो आपके वालिदैन की तो सोच तो वही है ना, इंसान तो वही है। तो वो उनका ये था कि भी आपने इतना ज़्यादा ये डैनिश बच्चों के साथ नहीं खेलना, मतलब और घर में रहना है और पढ़ना है, पढ़ाई पे ज़्यादा जोर देना है। तो वो इनिशियल तो बहुत काफ़ी क्या कहते हैं अजीब सा लगता था, लेकिन फिर बाद में समझ भी आ गई कि भी आपके दोस्त, यू आर नोन बाय योर फ्रेंड्स। तो फिर उसके बाद जो फ्रेंड्स बने आपके, वो फिर दे इनफैक्ट माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स दे स्टिल देयर विद मी। तो वो जो बगावत होती है बचपन की, जब ज़्यादा प्रेशर्स और फिर माहौल भी इर्द गिर्द आज़ाद हो और आज़ादी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे चर्चा भी हो, उसके साथ पाबंदियाँ इंसान को जैसे बगावत पे उकसा देती हैं बाज़ औक़ात। आपके साथ नहीं हुआ वो? नहीं, ऐसे मेरे ख्याल में वैसे अजीब इत्तेफाक हो सकता है, हर इंसान का मुख्तलिफ एक उस तरफ ज़हन होता है। लेकिन इफ़ यू हैव बोथ एस्पेक्ट्स, द लिबर्टी एज वेल एज द रिस्ट्रिक्शंस, तो फिर आप जो है ना यू कीप अ वेरी बैलेंस्ड, बिकॉज इफ़ यू वांट टू गो दैट लिबर्टी तो नोबडी इज देयर टू स्टॉप यू। वालिदैन आपको ज़ाहिर है 24 घंटे तो नहीं देख सकते। आप स्कूल में जाते हो, स्कूल कॉलेज का आपका जो असर होता है, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के सब्जेक्ट्स, वहाँ का माहौल जो आपको सिखाता है, वो तो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टू जो हमारा यहाँ ईस्टर्न कल्चर है। सही। तो चले हम गुफ्तगू इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, और ख़ास तौर पर आज का जो हमारा फोकस है जिस टॉपिक के ऊपर, वो बहुत इंटरेस्ट का है कि पाकिस्तान में बहरान क्यों है, ये फुकदान क्यों है, साइंटिफिक अप्रोच एंड टेक्नोलॉजिकल उसके जो सोल्यूशंस हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, और कैसे
होना चाहिए और क्या, वैसे वो गालिब का शेर है, मैं क्या है, जो यूं होता तो क्या होता, जो यूं होता तो क्या होता। हम भी कुछ इसी तरह की बातें आज करेंगे, यूं भी हो सकता है और यूं भी हो सकता था। डॉक्टर इरफान हमारे साथ हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बचपन हमारे यहाँ के बचपन से फ़र्क है कुछ? आपने वो सारे गेम्स खेले, खेल खेले, वो सारा मामला उसी तरह से था बचपन का जैसे वहाँ? यहाँ जैसे काफ़ी क्रिकेट खेली जाती है, वहाँ फुटबॉल काफ़ी खेला जाता है। इनफैक्ट आई थिंक दैट इज़ द नेशनल स्पोर्ट। तो वहाँ सर्दी हो गर्मी हो फुटबॉल बहुत खेला है हमने। अच्छा, और आप भी खेलते थे? हाँ जी, मैं भी बहुत खेलता था। अच्छा, क्या चीज़ कंट्रीब्यूट करती है सक्सेस में? अल्टीमेट जो सक्सेस होती है आदमी की एज ए पर्सन, एक प्रोफेशनल के तौर पे वो कामयाब होता है, एक इंसान के तौर पे कामयाब होता है, क्या फैक्टर्स हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? क्या फैक्टर्स हैं? बेसिकली आपकी एक सोच होनी चाहिए कि वी वेयर आई एम, मैं इस वक्त मैं कहाँ हूँ, मुझे किधर जाना है और मुझे कैसे जाना है। ओके, ये तीनों चीज़ें जो है ना, वो अक्सर मेरा एक दोस्त मुझे कहता होता है कि हम जिंदगी की दौड़ में जो है ना, इट्स लाइक भी हम एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप तक जाते हैं। हमें पता है कि हमने बस में बैठ के जहाँ बस ले जाएगी हम चले जाएंगे, लेकिन वो जिंदगी के हिसाब से हमें कौन से रूट पे जाना है, कौन सी बस को पकड़ना है, वो हम नहीं समझ पाते। सही। अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखें तो हमारा पहला जो सोच होती है वो ये होती है कि अच्छा सक्सेसफुल जॉब हो जिसमें हमारी एक माकूल आमदनी हो और हम उससे जो है एक अपना एक सिलसिला चला सके। सही। बाहर की ममालिक में, स्कैंडिनेवियन इन पर्टिकुलर, वहाँ ये है कि भी प्रेशर्स इस तरह के नहीं हैं। अगर वालिदैन डॉक्टर्स हैं तो इवन इफ देयर चाइल्ड हैज़ बिकम अ पुलिस ऑफिसर, दैट इज़ परफेक्टली पॉसिबल एंड एक्सेप्टेबल। इस तरह के प्रेशर्स नहीं है वहाँ। सही। तो वहाँ फिर आप खुद सोच सकते हैं कि आप व्हाट यू वांट टू बिकम, हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट, उस हिसाब से फिर आप अपनी एक लाइफ को बना लेते हैं। सही। और आपका जो एप्टीट्यूड था, कैसे आपने चेक किया कि ये दिस इज द साइड, ये मुझे ये ऑप्ट करना चाहिए और मुझे इस तरफ एक्सेल मैं कर सकूंगा? I wanted to become a scientist in nuclear science, nuclear field में. I have always been fascinated by Dr. A.Q. Khan, and as a child I was very much fascinated by him. I still am. So I did my engineering and particularly मैंने electrophysics and nuclear physics के तमाम subjects पढ़े और फिर मैंने मास्टर्स भी जो अपना है वो भी न्यूक्लियर फिजिक्स में किया। उसका जो फाइनल प्रोजेक्ट था 6 माह का, वो डेनमार्क में एक इदारा है रिसर्च जहाँ मतलब ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस न्यूक्लियर रिसर्च होती है, वहाँ काम किया। तो उसके बाद आई वांटेड टू डू अ पीएचडी इन न्यूक्लियर फिजिक्स एज वेल, बट आई कुडंट डू दैट फॉर मैनी रीजंस। अच्छा। आई थिंक वन ऑफ देम वाज कि भी मैं आई वाज फर्स्ट, माय पेरेंट्स वर इमिग्रेंट्स देयर। अच्छा। वालिदैन वहाँ गए थे और पाकिस्तानी थे, तो उनका ये था कि आपकी कम से कम 3 जनरेशंस जो हैं दे शुड बी लिविंग इन डेनमार्क, ताकि आप पक्के हमारे हो गए हों। और मेरे वैसे भी ख्याल है कि तीसरी जनरेशन के बाद जो है ना बंदा उस जगह का हो ही जाता है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। अब वर्ल्ड वॉर 2 की बात है ना, जब जापान का और नागासाकी और वो सब, तो अमेरिका में जैसे सेल बना दिए गए थे और 3rd जनरेशन भी जो थी जापानीज की, उन्हें उठा के वहाँ पे डाल दिया गया था, और जिस तरह की वो फिर टर्मोइल और सूरत हाल थी। जी जी। नहीं बल्कि आप देखें ना, जैसे हमारे कुछ थे पाकिस्तानी जो कि अर्ली 50s में यूके चले गए थे। यूरोप में तो शायद बाद में आए थे, लेकिन यूके पहले चले गए थे। अब उनके जो बच्चे हैं वो 3rd या 4th जनरेशन हैं उधर, एंड दे अपने आप को कंसिडर करते हैं कि दे आर ब्रिटिश, पहले ब्रिटिश है और मुसलमान हैं, मुस्लिम्स हैं, या जो भी उनकी रिलीजन है वो हैं, लेकिन दे कंसिडर देमसेल्फ एज ब्रिटिश। जब वालिदैन के प्रेशर से या किसी और वजह से आप फ्रेंड्स की किसी की शादी है या वैसे पाकिस्तान आते हैं, मिलते हैं, तो अपने आप को बहुत एलिएनेटेड फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि वो जो वहाँ की सोसाइटी का एक सेटअप है वो यहाँ नहीं है। और यहाँ आप मतलब इफ़ यू वांट टू बार्गेन विद द टैक्सी ड्राइवर, आपको नहीं पता कि आपने कैसे बार्गेन करना है, आपको कहाँ जाना है, कैसे बताना है कि, और आपको वैसे भी आवाज़ से, बोल से, अब तो मैं काफ़ी एक्लिमेटाइज हो गया पाकिस्तान में, लेकिन आई रिमेंबर कि मैं जब पहले कभी आता था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी भी किसी से कैसे आपने उर्दू में बात की, फौरी तौर पे पता लग जाता था कि बंदा इधर का नहीं है। एक दफ़ा मैं अपने किसी रिश्तेदार को मिलने गया सियालकोट, तो वहाँ
वो क्या, मैंने कहा कि मुझे फलां जगह जाना है, तो वहाँ चला गया, वहाँ कुछ दोस्त थे तो वहाँ उनको खाने पे ले गया, तो आई वांटेड टू पे दी बिल, तो क्या मैंने कहा भी मैं देखो मैं इधर का ही हूँ, तो ये मेरे तो आप उनसे नहीं लेना। तो कहते हैं देखिए जी, एक तो आपकी आवाज़ से ये है कि भी कोई आप सियालकोट से नहीं है, और दूसरे कि आपके जितना कोई लंबा बंदा सियालकोट में है भी नहीं तो लिहाजा ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें आप ये है कि जब वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं तो दे फील वेरी मच एलिनेटेड। हाँ, अगर यहाँ के रहें तो जीन्स तो हमारी सब एक जैसी ही है, तो इवेंचुअली वो ग्रैस्प कर लेते हैं, उनको पता लग जाता है हाउ टू डील विद द सिचुएशन। वहाँ के बच्चे क्या हमारे यहाँ के बच्चों से ज़्यादा टैलेंटेड है, या उनके पास करियर की ऑप्शंस या चॉइसेस बहुत क्लियर हैं बहुत अर्ली एज से? करियर की चॉइसेस एंड ऑप्शंस बहुत अबंडेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, उनकी चॉइस है, और गवर्नमेंट भी सोसाइटी भी उनको काफ़ी हद तक प्रमोट करती है। सही। यहाँ जो है अगर आपको जो टॉप जो है क्रीम में, दे वांट टू बिकम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, व्हाटएवर। अभी तो वैसे अच्छा है कि भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो गया, अब लोगों को इसके अलावा भी प्रोफेशंस पसंद आने शुरू हो गए। तो उस हवाले से यह है कि यहाँ काफ़ी मुश्किल है। एजुकेशन यू हैव टू पे फॉर, वहाँ एजुकेशन फ्री थी बिल्कुल टोटली, किसी का यू डिडंट हैव टू पे एनीथिंग, इवन दे वुड पे फॉर योर लंच। स्कूल में बच्चों को लंच दिया जाता था, और उसमें ये था कि जो मुसलमान बच्चे हैं उनको एक क्रॉस सबज सा लगा था कि दिस इज़ फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन। सही। तो मैं समझता हूँ कि वो सोसाइटीज़ ने काफ़ी हद तक जो है ना अपने लोगों को अच्छा एक रहने का जो है ये बातें जो है हमें मज़ीद कॉम्प्लेक्स में जानते तो हैं हम, लेकिन फिर भी जब हम याद करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा एहसास होता है कि हम लोग क्यों, हमारे बच्चे क्यों अभी तक इस तरह से, अभी तक क्यों पॉवर्टी लाइन ही हम क्रॉस नहीं कर सके, अभी तक क्यों तालीम जो है वो लग्जरी में है, हमारे यहाँ डुअल एजुकेशनल सिस्टम क्यों प्रिवेल कर रहा है। ये सब बातें आपको पिंच करती हैं जब आप? देखिए जी, ये पिंच तो करती हैं, लेकिन बात यह कि अभी डेनमार्क आप देखेंगे, डेनमार्क की जो है टोटल पॉपुलेशन इज़ अराउंड 5 मिलियन, तो 5 मिलियन जो है हमारी 160 मिलियन है गालिबन, तो कहाँ 5 मिलियन कहाँ 160 मिलियन, प्लस वहाँ का टैक्स सिस्टम ऐसा है कि आप यू पे हाफ ऑफ योर सैलरी इन टैक्सेस, अच्छा, इनफैक्ट अ बिट मोर देन हाफ ऑफ योर सैलरी, तो वो दैट गोज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स बनेंगे, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, हर तरह की फिर आपको वो मिलेंगी। सही। तो वो चीज़ें अगर यहाँ इसी तरह से आ जाए तो आई थिंक वुडंट बी दैट बैड। सही। अच्छा, अब आपके पेरेंट्स यहाँ से गए फॉर इकोनॉमिक रीजंस एंड यू गॉट एजुकेशन एंड देन ऑब्वियसली वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी होंगी, व्हाई यू देन opted for Pakistan again? That's a very good question. I'm still pondering upon it. No, I basically मैंने after completing my studies तो जॉब किया मैंने यूके में, और उसके बाद फिर मैंने इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में मैंने काफ़ी काम किया, यूरोप एंड यूएसए में काफ़ी मैंने वहाँ गया, वहाँ लोगों को पढ़ाता भी था, टेलीकॉम्स इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। तो मैंने ये सोचा कि भी देखिए आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई लाइफ इन यूरोप, आई शुड गो टू अदर प्लेसेस लाइक पाकिस्तान, लाइक द मिडल ईस्ट। तो फिर पहले ये था कि मैंने मिडल ईस्ट 5 साल गुजारे। पैट्रियट एक पाकिस्तानी है, धरती माँ ज़मीन हमारी जान दे देंगे, हमें अपनी वतन से प्यार है, इसकी दरख्त सलामत रहें, इसके वो फीलिंग अंदर कहीं, वो फीलिंग हमेशा रहती है अंदर, वो फीलिंग कभी जा नहीं सकती मेरे ख्याल में, और वो वक्त पे उभर के आती है सामने। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि इस फीलिंग के साथ साथ आपने लाइफ को भी कैसे गुजारना। यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक, यू हैव टू बी, आई मीन यू कैन बी ऑप्टिमिस्टिक, रियलिस्टिक, बट प्रैग्मेटिक एट द सेम टाइम। तो मेरा जो पहला स्टेप था वो ये था कि आई वेंट टू द मिडल ईस्ट। 2 साल मैंने सऊदी अरब में सर्व किया, किंग फाहद यूनिवर्सिटी में। उसके बाद फिर आई अगेन इन यूनिवर्सिटी एंड देन आई वेंट टू द यूएई इन दुबई इन पर्टिकुलर, वहाँ 3 साल। तो उस दौरान जो है मैं पाकिस्तान काफ़ी आता जाता था, पाकिस्तान की छोटी मोटी वर्कशॉप, सिम्पोजियम्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता था। तो आई गॉट द ऑफर फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन लेड बाय डॉक्टर अता रहमान टू अट्रैक्ट फॉरेन फैकल्टी टू कम टू पाकिस्तान। तो उसमें आई गॉट कॉन्टेक्टेड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन एंड उन्होंने कहा कि ये अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो पहले एक प्रोफेसर की सैलरी होती थी वो उससे बढ़ के जो है काफ़ी हद तक जो है उन्होंने हमें कंपनसेट किया,
और मेरे ख्याल में राउंड अबाउट 300 एक्सपैट्रिएट्स पाकिस्तानीज हैव रिटर्न टू पाकिस्तान over the past 4 to 5 years. अच्छा, सिर्फ हायर एजुकेशन कमीशन के? हाँ, और due to the policies of the higher education commission. सही, और आप उनमें से एक हैं? हाँ जी, मैं उनमें से एक। अच्छा, जब आप पाकिस्तान वापस आए तो फिर क्या फील और आपने मोटिवेशन एंड पाकिस्तान जब आए तो ज़ाहिर पाकिस्तान में पहले ही आता रहता था वेरियस ओकेशंस पे, तो मुझे आइडिया था कि भी हाउ द सेटअप इज़ हियर एंड, लेकिन फिर भी ये कि आप हर जिंदगी की मोड़ पे आपको कोई ना कोई ऐसी लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आई मीन माई चाइल्ड गॉट इल एंड यू गो टू द हॉस्पिटल, अल-शिफा हॉस्पिटल इज कंसिडर्ड लाइक वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान, लेकिन कंपैरेटिव टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इज स्टिल नॉट अप टू मार्क, आई थिंक। आई मीन दैट माई पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है औरों की और ओपिनियन हो, बट मैं समझता हूँ कि अभी भी काफ़ी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। और उसी जज्बे से फिर मैंने यहाँ काम शुरू किया। सही। यहाँ अभी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिड एग्रीकल्चर में मैं डायरेक्टर हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सही। तो यहाँ हम प्रोग्राम्स बैचलर्स एंड मास्टर्स की हम करवाते हैं। 2 प्रोग्राम्स जो हैं वो बैचलर्स में हैं, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी रिसेंटली मैंने लॉन्च किया बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एनर्जी जो है वो आप समझ लें कि एंड ऑफ द पाइप पे जहाँ आप पानी को इकट्ठा कर रहे हैं किसी बकेट में, बाल्टी में, तो वो दैट इज कंसिडर्ड द एनर्जी। ठीक है, तो आम अल्फाज में तो यही हम हमारे यहाँ पावर की कमी है कि एनर्जी की कमी है? पावर होगी तो एनर्जी आएगी ना। सही, दोनों की कमी है। हाँ जी, दोनों की कमी है। So what are the reasons? The reasons for that वो ये है कि हमारे पास पावर प्रोडक्शन कम है, एक ये। दूसरा ये है पावर लॉसेस भी हैं। अच्छा, पावर लॉसेस ये है कि भी इट इज़ जो एस्टिमेटेड ये है कि राउंड अबाउट 1/4 or 1/4 of our power generation is being lost, which is quite a big amount. इस वक्त कंट्री की जो पावर नीड है दैट इज अराउंड 19,500 मेगावाट्स। ये कंटिन्यूस सप्लाई हमें चाहिए। ठीक है, उसमें अभी 19,500 मेगावाट्स। हाँ, 19,500 मेगावाट्स हमें चाहिए। सही। और इस वक्त जो है वी आर शॉर्ट अराउंड 3,000 मेगावाट, और उसमें 3,000 मेगावाट्स हमारे पास नहीं है। हाँ, कम है। और उसके अलावा और उसके साथ साथ जो लॉस हो रहा है, लॉसेस भी हैं। हाँ, लॉसेस भी हैं। अच्छा, 19,500 में से कुछ लॉस भी हो जाता है? जी नहीं, लॉसेस एक तो वो नेचुरल लॉसेस फॉर व्हाटएवर रीजन जो है ग्रिड में, अगर कोई जो है वो लॉसेस है ग्रिड पे, लेकिन उसके अलावा ये है कि भी जो लोग इलीगली आप पावर जो है कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उसमें भी जो है ना वो दीस आर आल्सो लॉसेस। सही। अच्छा, तो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस आ रहे हैं सामने एनर्जी के कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, एंड देन थर्मल कितनी है, एंड हाइड्रल कितनी है, एंड देन न्यूक्लियर कितनी है। हाँ जी, इसमें यह है, देखें आप एज अ सेट की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 19,500 अप्रॉक्सीमेटली मेगावाट्स। और उसमें जो थर्मल है जो कि फॉसिल फ्यूल्स में बेसिकली है ऑयल एंड गैस, एंड दैट इज अराउंड 12,500 मेगावाट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 64%। उसके अलावा जो है द नेक्स्ट मेजर पावर सोर्स वो है हाइडल पावर यूजिंग वाटर रिसोर्सेज, डैम एक्सेट्रा, 6,500 मेगावाट्स। And lastly, which is the least, which is around 500 megawatts हम प्रोड्यूस करते हैं due to nuclear energy। सही। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो 8 से 12% जो है वो पर ईयर हमारी एनर्जी डिमांड जो बढ़ रही है। हाँ जी, राउंड अबाउट वो इसलिए कि हमारे जीडीपी इज अराउंड 8 to 10%। सो अगर हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को उसी हिसाब से हमें इंक्रीज करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें चाहिए, तो सिमिलरली हमें पावर जो है कंजम्पशन भी उसको भी इंक्रीज करना है। ठीक है ना? So कैसे, हाउ कैन वी इंक्रीज इट? We can increase that by increasing the throughput of those sources। इसमें हाइडल, थर्मल, न्यूक्लियर जो है, उसके अलावा हम रिन्यूएबल एनर्जीज पे भी काम कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जीज हैं बेसिकली विंड एनर्जी है, अच्छा, सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी, बायो एनर्जीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, बायो एनर्जीज क्या होती हैं? बेसिकली एट एनी बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स दैट यू कैन बर्न एंड जनरेट एनर्जी फ्रॉम दैट।
अच्छा, क्या all of these type of energies convert हो सकती है into electricity या electrical energy? all of these energies जो है वो convert होती हैं. Basically you have the energy that can be energy in terms of heat. अच्छा, तो फिर आप देखिए कि बलूचिस्तान जहाँ पे कोल इतना ज्यादा है, कोयला इतना ज्यादा है, बलूचिस्तान जहाँ सूरज इतना ज्यादा है, कराची की वो कोस्टल एरियाज जहाँ पे विंड प्रेशर बहुत अच्छे हैं, हमारे पास we are blessed with all these places and things. Then why are we not generating energy from these renewable energy sources? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है एक इदारा कायम किया है, अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि सिट करता है इन पीएम सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट. दे आर नाउ डिवाइसिंग स्ट्रेटजीज भी हमें किस तरीके से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को हमने मजीद फ़रोग देनी है. आपने भी तो एक ऐसा प्रोजेक्ट किया है ना, जो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अभी हम एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया है, वेयर वी यूज कंसंट्रेटेड सोलर पावर. अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर एनर्जी. जी, देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जीज. सोलर सेल जो है आपने सुना होगा, सोलर सेल्स तो अभी काफ़ी आम हैं. उनसे आप सोलर एनर्जी से आप जो है प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स चलाते हैं. उसके अलावा सोलर थर्मल एनर्जी है, इस पर भी मैं बात करता हूँ. लेकिन ये जो कंसंट्रेटेड सोलर पावर है, ये बेसिकली ऐसे है कि जैसे एक सोलर डिश है, एक डिश है जैसे क्या ये, अच्छा ये सेटअप जो आपने ये जो अभी ये जो सेटअप नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये है यूजिंग सोलर सेल्स. ठीक है जी, ये सोलर सेल्स एक लगाए जाते हैं वेरियस रिमोट एरियाज. ये वो रिमोट एरियाज हैं जो कि जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकती, तो उधर जो है ये सोलर सेल्स लगाए जाते हैं. तो आप इलेक्ट्रिसिफिकेशन करते हैं रूरल एरियाज में. फॉर एग्जांपल इन सिंध एंड बलूचिस्तान देयर आर अबाउट 40,000 ऐसे विलेजेस हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है. 40,000 से ज्यादा देहात है जहाँ बिजली का तस्वर भी नहीं है. जी जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं है. तो शाम 5-6 बजे अंधेरे में डूब जाते हैं. जी जी, तो ये अब यू कैन इमेजिन कि हाउ विल बी लाइफ बी विदाउट लाइट, विदाउट एनर्जी. यानी कि एनर्जी इज बेसिक और भी ज्यादा हो जाता है कि जब खुद भी दिया जलाना पड़ता है या मोमबत्ती ढूंढनी पड़ती है या फिर जनरेटर से काम चल रहा होता है. जी जी, तो अंदाजा होता है कि जहाँ पे नहीं होती होगी वहाँ पे क्या हाल होता है. आप ये देखें कि एक मुल्क की डेवलपमेंट जो है वो दैट इज बेसिक सोर्स जो है वो एनर्जी है ना. एनर्जी होगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, एनर्जी होगी तो तालीम होगी, एनर्जी होगी तो आप वाटर पंप चलाएंगे और वो वाटर पंप जो है आपकी इरिगेशन एरियाज को आप वाटर सप्लाई आप देंगे. ठीक है ना, इरिगेशन होगी वहाँ. एनर्जी होगी तो आप क्लासरूम्स चलाएंगे, एनर्जी होगी तो आपके कंप्यूटर सिस्टम, ये सारा जो सेटअप इधर है ये सब चलेगा. तो अक्सर अब आप देखिए कि जो आप कह रहे हैं सोलर बेल्ट पे होने की वजह से बलूचिस्तान, सिंध और ये तमाम सिबी भी वहीं पर ही है, वो तमाम इलाके जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, सनलाइट सबसे ज्यादा है, जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सारा कुछ वहाँ बहुत ज्यादा है, वही इलाके हैं जहाँ पे वो देहात भी बहुत ज्यादा है, जहाँ पर बिजली. वो तो ऐसे है ना कि हिस्टोरिकली वो दे वर लेस डेवलप्ड एरियाज ऑफ पाकिस्तान हिस्टोरिकली, बट नाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग द इनिशिएटिव टू मेक दोस इलेक्ट्रिफाइड. वो उन विलेजेस में, जैसे वन ऑफ दिस एस्पेक्ट जो मैंने अभी ये दिखाया वो है सोलर सेल्स. सोलर सेल्स से डायरेक्ट जो एनर्जी, सोलर एनर्जी वो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है और उससे फिर आप घर में लाइट जला सकते हैं. ठीक है, उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें आप चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, फ्रिज है, फ्रीज़र है, इस तरह की चीज़ें आप चला सकते हैं. लेकिन अभी मैं पहले बात करना चाह रहा हूँ कंसंट्रेटेड सोलर. हाँ जी, वो हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया कि हमने एक डिश, जैसे आप ये सैटेलाइट डिशेस है ना, इसी तरीके से एक सोलर डिश है, उसकी शेप एंड फॉर्म एग्जैक्टली द सेम एज सैटेलाइट डिश है. लेकिन ये है कि वहाँ आप उसके फोकल पॉइंट्स, सूरज सोलर रेस आर सेंड ऑन टू दैट डिश and then they are converted towards a focal point. और फोकल पॉइंट पे जो है ना हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है. जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, आपने बचपन में किया होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से आप पेपर जला लेते हैं, वो ही ना उसका फोकल पॉइंट ढूंढ के वो पेपर जो है वो जल जाता है, एनर्जी वहाँ बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है.
तो इंडिया में जहाँ बैकवर्ड एरियाज हैं उन्होंने क्या किया, ये सोलर ये क्या है, को ये जो हमारे सामने आ रहा है, ये वही चीज़ है जी, ये वो है सोलर सेल्स से उन्होंने एक घर में बिजली जो है ना, ये लकी भेर इलाका है कोई? हाँ जी, लकी भेर, ये पार्ट ऑफ पंजाब, हाँ रूरल पंजाब है, जहाँ उन्होंने ये मैं बता रहा था कि अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड हैज स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। सो वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट ये जो पावर शॉर्टेजेस है उसके बहुत से डायमेंशंस हैं। ये जो सामने है ये क्या है? ये बेसिकली ये है कि भी अगेन वी आर यूजिंग फोटोवोल्टिक सोलर सेल्स टू इरिगेट एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। अच्छा। उससे हम पंप्स जो है उनको चलाते हैं, या हम वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं वाटर वेल्स में, तो उनको फिर हम कंज्यूम कर सकते हैं, या हम उससे जो है ना वाटर प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर हमारा पानी जो है वो साफ नहीं है तो हम ऐसे कोई आले इजाद करें, ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास हों जिसमें हम इन वाटर को प्रॉपर प्यूरिफाई करके लोगों की कंजम्पशन के लिए लेके आएँ। ये जो है ये है सोलर पैराबोलिक सोलर ट्रफ्स जो है ये अगेन सेम एज कंसंट्रेटिंग सोलर पावर है। इसकी जो लाइन है ना सेंटर में, उसमें सारी एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाती है उसमें आके, और वहाँ की जो अंदर एक गैस होती है वो हीट अप होती है। सही। गैस जब हीट अप होती है तो वो इट स्टार्ट्स मूविंग एंड यू कैन ड्राइव अ टर्बाइन से वो गैस की हीट से स्टीम, जैसे स्टीम प्रेशर से इंजन ट्रेन के जो इंजन लोकोमोटिव इंजन चलते थे उस हिसाब से ये है ना, दिस इज अ डेजर्ट, और डेजर्ट में पूरे डेजर्ट में ओवर मे बी सेवरल किलोमीटर्स जो है उन्होंने ये सोलर ट्रफ लगाए हुए हैं। अच्छा। और ये हाई लेवल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सेवरल मेगावाट्स, मे बी 100 मेगावाट्स। कौन से मुल्क का ये दिखा रहे थे आप? ये दिस डिफरेंट प्लेसेस। इस वक्त जो है यूएस में काफी इसमें काम हुआ है, इजराइल इज वन अदर कंट्री, इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स दिस at a massive scale, and Australia as well. Okay, 4-5 countries are there. I think we should also follow suit. जैसे आपने कहा कि जो है बलूचिस्तान का एरिया जो है, खासो थर का एरिया, वहाँ जो है ना मैक्सिमम सोलर फ्लक्स जो है ना वहाँ होती है। तो दैट मीन्स वी कैन पुट सोलर ट्रफ्स in that area and we can generate hundreds of megawatts, or even thousands of megawatt depending on the scale on which हम ये सोलर ट्रफ्स वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। सही। तो सोलर ट्रफ इज ऑल्सो कंसंट्रेटिंग सोलर पावर। जो दूसरा है जो सोलर डिश जो है वो ऑल्सो वो भी कंसंट्रेटिंग सोलर पावर है। अभी जबकि ये हमारे सामने एक और आ गया है पैराबोलिक डिश। हाँ जी, ये मैंने छोटी सी एक लगाई है इधर हमारे ये यहाँ पे लगी हुई है। ये आई मीन दिस इज अ प्रोटोटाइप व्हिच वी हैव इंस्टॉल्ड ऑन द रूफटॉप ऑफ आवर बिल्डिंग इन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पार्ट ऑफ एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो वहाँ हम ये है कि वी कंसंट्रेट द एनर्जीज एट दैट फोकल पॉइंट, और उस पे फिर वहाँ देखें फरा वहाँ टेम्परेचर्स इज अराउंड 2 to 400 सेंटीग्रेड एट दैट फोकल पॉइंट। तो इंडिया में क्या करते हैं, रिमोट एरिया में जहाँ बिजली नहीं है, यही सिर्फ सोलर डिश के एंड पे एक आप हांडी रख लेते हैं, तो वहाँ यू कैन कुक, यू कैन यूज दैट एज अ सोलर कुकर। एंड इन फैक्ट सोलर कुकर जो है वहाँ दे प्रोड्यूस सोलर कुकर एंड दे यूज दैट फॉर द डेली फूड प्रिपरेशन। तो हाँ, तो आइडिया इज क्वाइट सिंपल एंड इनोवेटिव। तो ये हम चाह रहे हैं। हाउ एक्सपेंसिव इट इज? आई मीन ये अब आजकल जैसे वैसे तो चलें अब बात कर ही रहे हैं एनर्जी का या बिजली का, जितना बहरान है, जितना वो है लोड शेडिंग और वो जनरेटर वगैरह के खूब मार्केट चमकी हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग जनरेटर्स, तो व्हाई दिस काइंड ऑफ सिस्टम वी कैनॉट कांट बी। नहीं, ये दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स अभी देखें, पहले तो रुझान होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ द अवेयरनेस इज देयर, अब द गवर्नमेंट हैज मार्केट में अवेलेबिलिटी इस तरह के छोटे-छोटे यूनिट्स की, ये सिस्टम्स की नहीं है, या अफोर्डेबल ही नहीं है, या ये रिकमेंडेबल ही नहीं है छोटी यूनिट्स के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए। अभी ये है कि जो इस्लामाबाद के रहे यहाँ तो सर्दियों में जो है ना यू कैन नॉट यूज सोलर कुकर्स फॉर एनीथिंग, जो उस वक्त सोलर फ्लक्स इतना नहीं होता। गर्मियों में यस, ड्यूरिंग मे, फ्रॉम मे टू अगस्त सितंबर यू कैन यूज दोस। हमारा वी अचीव अबाउट 300 सेंटीग्रेड्स एट आवर सोलर, जो हमने कंसंट्रेटिंग सोलर डिश जो बनाई थी।
तो ये है कि वी हैव स्टार्टेड दैट नाउ। कंपनीज यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, अख्तर सोलर और एक दो और हैं जो कि खुद भी बनाती हैं, बाहर से भी इंपोर्ट किया है, लेकिन रुझान अभी इस तरफ आया नहीं है। अब सबसे पहले जो चाहिए वो है अवेयरनेस। आप ये किसी को बाहर लगा के दे देंगे, यू हैव टू टेल देम हाउ टू यूज इट। इसकी जो हैजर्ड्स हैं उनको आपको बताना होगा, जिस क्वाइट अ फ्यू हैजर्ड्स देयर एज वेल। और फिर यह है कि एक ट्रेंड चेंज करना है ना, नई टेक्नोलॉजी है। आप देखें कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस है, आप उसकी एड्स होती हैं ना, लेकिन हमारे जो रूरल एरियाज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ लोगों को एक शऊर, उनको यू हैव टू एजुकेट देम, दे आर नॉट लिटरेट। Only 4% of the population of Pakistan is illiterate. तो वो उनको ये बताना है कि ये इस तरह के आलात हैं, इनको आपने ऐसे यूज करना है, और ट्रेनिंग हो रही है, शुरू हुई है। I mean, I would not negate that. Don't you think 60 साल में अगर ये शुरू हुआ है, अभी तो बहुत लेट है हम पहले ही, अभी इसको कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा? और ये एनर्जी आज बहरान है इस हद तक कि हम लोगों को लोड शेडिंग और इस तरह के मामलात के साथ कोप अप करना पड़ रहा है, जो किसी भी मुल्क में अब एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इंडस्ट्री का कितना लॉस होता है और हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल होती है, वगैरह 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 वगैरह, जो और बहुत सारे मसाइल हैं। स्ट्रीट जो क्राइम है वो किस हद तक बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग ये इस तरह के आवर्स में। ये तमाम मामलात जो हैं, इनको कैसे आप समझते हैं हंगामी या एमरजेंसी बुनियादों पर जो लेना चाहिए, तो क्या होगा उसमें, क्या किया जाना चाहिए और क्या हो सकता है? देखिए जी, एक तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होनी चाहिए और दूसरा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन वो मेरे ख्याल में, आई थिंक आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि 15 स्टील मिल्स आर नॉट बीइंग गिवन द रिक्वायर्ड पावर फॉर देम टू ऑपरेट, तो दैट इज बीइंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स कंज्यूमर सो दैट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो ये है कि शॉर्ट टर्म तो यही सोल्यूशन है, बट एज यू राइटली हैव सेड कि भी इंडस्ट्री इज गोइंग टू सफर and prosperity of a country is based on its industry. तो I think इस renewable energy is one aspect जिस पे हमें फोकल करना चाहिए, because we have a lot of wind. आपको बताऊं कि कराची और ये सिंध का जो एरिया है, वो जो कोस्टल एरिया इज अराउंड more than 1000 किलोमीटर्स, और 1000 किलोमीटर्स वहाँ विंड जो है, एक हैदराबाद के नज़दीक एक इलाका है गोरो के नाम से, और खोरो के नाम से शायद प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ विंड जो है वेलोसिटी इज अबाउट 7 मीटर पर सेकंड, विच इज अ वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड विंड वेलोसिटी। विंडमिल्स, हाँ, दीस आर विंडमिल्स, they are driven by wind turbines. It just happened to be कि जो डेनमार्क एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इंक्लूडिंग स्वीडन एंड नॉर्वे, ये they are in the forefront of generating these windmills. सही। और ये अगर विंडमिल्स अगर आप देखें तो इनकी जो एक यू नो द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फॉर एग्जांपल, इसकी हाइट है 93 मीटर्स। तो इस तरह के जो विंडमिल्स इधर हमें चाहिए, उनका डायमीटर जो है वो दैट शुड बी अराउंड 125-126 मीटर्स। सही। अगर वो हम लगा लें और जहां 7 to 10 मीटर पर सेकंड विंड पावर हमें मिले, तो ईच ऑफ दीज कैन प्रोड्यूस 5 मेगावाट्स, सही, which is a very handsome amount. 5 megawatts. Good enough to run how many households? अच्छा, इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि 5 मेगावाट्स होता कितना है। तो ऐसे है कि मसलन ये जो आपकी हैं ट्यूब लाइट्स हैं, ये 20 to 40 वाट्स होते हैं। सही। ये बल्ब से कम होते हैं, लेकिन इनकी बिजली फ्लोरेसेंट लाइट होती है तो ज्यादा दे प्रोड्यूस मोर लाइट। सही। तो अगर 20 वाट्स का है तो 100 वाट्स में 5 हो गए, तो 5 मेगावाट यू कैन हैव 50,000 ऑफ दीज ट्यूब लाइट्स ऑनलाइन। हाँ, सही। तो ये देखें कितनी अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव कितना है ये, मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से जनरेट होती है, वो कितनी कॉस्ट में कितनी? अच्छा, ये है कि ये जो विंड मिल्स हैं ये हम पाकिस्तान में खुद प्रोड्यूस नहीं करते, इनको हम इम्पोर्ट करते हैं। सो वी आर बाउंड बाय द कॉस्ट गिवन बाय द वेंडर और द सप्लायर। ठीक है, लेकिन इनकी इनिशियल कॉस्ट है, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत मिनिमम है। अच्छा। हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट उस हिसाब से नहीं है विंड मिल के, एंड दे विल बी, और सेल्फ ऑपरेटिव हैं, एंड यू जस्ट टैप 5 मेगावाट्स फ्रॉम ईच ऑफ दोस विंड मिल्स, व्हिच इज क्वाइट अ हैंडसम अमाउंट। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, एक हम यहाँ से विंड मिल लेके आए, वो लगाए, उसके पता नहीं कितने मिलियन, जितने भी डॉलर्स होंगे, मिलियन में भी मिलियन, हाँ जी, मिलियंस में होंगे, मिलियन डॉलर्स। जी जी। और फिर कितने मिलियन डॉलर उसकी सिक्योरिटी पे लगेंगे, और एक दिन कोई एक एहतजाज की नजर वो हो जाएगा, कोई आएगा
उसको आग लगा देगा, ये तोड़ देगा। कहेगा चलें जी, हमने अपना एहतजाज जो है वो रजिस्टर करा दिया, विंडमिल तोड़ दी है हमने। हाउ मेनी, कितने लॉस हुआ, किसका हुआ, कितना ज्यादा नुकसान हुआ, नोबडी इज बॉदर्ड। लेकिन हमने अपना एहतजाज जो है वो एक ट्रेन जला दी, ईदी की 12 एम्बुलेंसेस जला दी, हमने हॉस्पिटल के शीशे तोड़ दिए, 6 बच्चे मर गए, उनको ऑपरेशन नहीं हो सका, वगैरह वगैरह वगैरह। बट वी आर प्रोटेस्टिंग। ये जो चीजें हैं ना, ये टेक्नोलॉजी एंड साइंस के उसमें नहीं आती हैं। This is social evolution of a society. But these are the factors which are affecting our scientific or technological these are the factors. I mean, if the Prime Minister of, say, UK has died for whatever causes and reasons, we won't discuss that. तो कोई भी सोसाइटी में तोड़ फोड़ नहीं होगी, ठीक है ना। हो सकता है अगर उसकी मौत की वजह से कोई इलिजिटिमेट रीजंस हो, कोई अटैक हो, तो कोई डेमोन्स्ट्रेशंस हो सकती हैं, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी। ये जो है ना, दैट इज पार्ट ऑफ दिस रीजन। वी आर बेसिकली शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल, ठीक है। एंड वंस बंदा अच्छा वो है जो अपनी आप जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको खुद पहचान सके। हम लोग बेसिकली आई मीन उस हवाले से इतने बैलेंस नहीं, जज्बात समझ आते हैं, फीलिंग भी समझ आती हैं, लेकिन ये तोड़ फोड़ नहीं समझ आती मुझे। अच्छा खैर चलें। अच्छा, इस तरह के मुल्क में जहाँ पर ये हालात हो, वहाँ पर इस तरह के इंस्टॉलेशंस आप क्या समझते हैं कि प्रैक्टिकल हैं, वर्थ इट हैं? इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या कोई भी कंपनी या कोई भी इदारा सोच सकता है, या इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार होगा? नहीं, हमें वो लेने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसी डार्कनेस में हमें रहना होगा। सही। So ultimately who is responsible for this darkness? देखें जी, फर्स्ट थिंग ये जो विंडमिल्स हैं, ग्रिड जो हमारी जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है ना, वो दैट इज 11 kV ग्रिड है। वो सर्टेन एरियाज, रूरल एरिया में नहीं पहुंचती है। तो उन रूरल एरियाज में हम जो है विंड मिल्स लगा सकते हैं, ये जो है सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं। तो वी कैन केटर फॉर दोस, उन एरियाज को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर वो सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं तो वी कैन फीड दैट इलेक्ट्रिसिटी production into the grid, water grid that we have in Pakistan. लेकिन जो ज़रूरत है वो ये कि इन तरह की इंस्टॉलेशन दे शुड बी इन रिमोट एरियाज एंड दे शुड बी प्रॉपरली सेफ गार्डेड। ऑल इलेक्ट्रिकल, जैसे अब न्यूक्लियर एनर्जी है, दैट इज सो हैवीली सेफ गार्डेड, ठीक है। गो कि ये इट्स अ वेरी सेफ एनर्जी, ठीक है। ऑल जो सब वो जो चीजें होती हैं वो दैट हैपेंस इन द न्यूक्लियर, वो रिएक्टर कोर में होती है। नहीं सकते ना कि वो हम उससे भी कुछ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं या उसको नहीं, वो दैट इज, मैं समझता हूँ वो सबसे सेफ एनर्जी है, चीप नहीं है, चूंकि उसका आप तो ये समझते हैं, अमेरिका ये नहीं समझता। दिस नो, आई मीन जनरली स्पीकिंग इट इज अ सेफ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, एवरीबॉडी बिलीव्स दैट। उसकी जो दूसरा पहलू है वो ये है कि भी उसके जो साइड प्रोडक्ट्स हैं, व्हेन यू हैव सिविल न्यूक्लियर एनर्जी तो यू प्रोड्यूस प्लूटोनियम एंड दैट जो है इज अ सोर्स ऑफ कंटेंशन के भी ये किसी मुल्क के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट बिकम्स अ पॉलिटिकल इशू, क्योंकि वो बॉम्ब में और उसमें हाँ, तो वो उसमें होता है। लेकिन बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी इज कंपैरेटिवली और रादर सेफ। उस टेक्नोलॉजी जो है ना तकरीबन 50-60 इयर्स न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं एनर्जी। कितने ममालिक हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर रहे हैं? आई थिंक ऑल यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है जी, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सही, इजराइल, मिडल ईस्ट में कोई कंट्री नहीं है एक्सेप्ट इजराइल ऑब्वियसली। और अच्छा, जहाँ न्यूक्लियर फ्यूल है मतलब वो चाद में है, गाना में है, इन ममालिक में तो जो है यूरेनियम की 2 टाइप्स हैं, जो वैसे तो बहुत है, यूरेनियम 238 है और यूरेनियम 235 है। जो यूरेनियम 238 है वो जो है उस पर हैवी वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी न्यूट्रॉन्स जो है ना वो बम्बार्ड करते हैं, तो देन द फिशन प्रोसेस स्टार्ट्स। जो यूरेनियम 235 है वो लाइट प्रोसेस इज फॉर दैट इज, जब वो फिशन होता है ना तो यानी कि एक कोई भी एटम जो है वो टूटता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। जब वो एनर्जी जो है ना वो आप जो है ना वो उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। या जो सूरज आप देख लें, सूरज में 2 प्रोसेस जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से समझ से भी बाहरी चीज़ें हैं कि वहाँ फिशन भी हो रहा है, फ्यूजन भी हो रहा है। फिशन हो रहा है कि भी यस मटेरियल इज स्प्लिट इनटू पीसेस, एंड फ्यूजन में भी जो है ना
material is recombined and then split again and energy is produced. तो ये जो है ना फिशन एनर्जी जो है ना ये न्यूक्लियर एनर्जी में होता है। फ्यूजन एनर्जी जो है वो प्लाज्मा फिजिक्स में यूज होती है। जैसे आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये दुनिया में जो वाटर एनर्जी ना, वाटर से भी जो है ना हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर उसको हम हाई टेम्परेचर पे ले जाएं। अच्छा, तो ये बताइए कि पानी से पैदा होने वाली एनर्जी। हाँ जी, ये जो है यूरोप में लास्ट 40-50 ईयर्स से कोशिश कर रहे हैं कि पानी से जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस करें, चूँकि वी हैव द ओशंस आर देयर व्हिच इज वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसमें प्रॉब्लम्स ये हैं कि यू हैव टू हीट इट अप टू सेवरल मिलियन सेंटीग्रेड्स। अब जो है ना मैटर को अब जो कूल डाउन करते हैं, यू कैन ओनली कूल इट डाउन टिल -273 सेंटीग्रेड्स, उसके फर्दर उसको कूल डाउन नहीं कर सकते। सही। तो लेकिन मैटर को अब हीट अप जितना मर्जी चाहे कर सकते हैं। तो जब आप मैटर को हीट अप करेंगे तो उसकी मोशन जो है काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो जब मज़ीद उसको अप टू अबव मिलियन करेंगे तो वो मैटर जो स्प्लिट हो जाए आयंस में एंड इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब प्लाज्मा बन जाता है, उसको कहते हैं। आयंस मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और उनको जो है ना फिर आपको कन्फाइन करना है। और कन्फाइन का मतलब भी उनको किसी एक चीज में रखना है, लेकिन आप किसी कमरे, लेकिन किसी चीज से अगर वो टच करेंगे ना तो देन दे विल लूज द एनर्जी। जिस चीज से वो टच करेंगे वो तो कोल्ड होगी ना उनकी निस्बत। तो क्या करते हैं कि उनको फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से उनको कन्फाइन करते हैं। सही। हाँ, तो वो ये है कि अगर वो इफ यू कैन प्रोड्यूस टू अ सर्टेन हाई degree then you can produce electricity out of पाकिस्तान में किस हद तक इफेक्टिव है ये? पाकिस्तान में तो ये अभी शुरू ही नहीं हुआ है। मतलब पाकिस्तान में सोर्सेस तो हैं, सोर्सेस हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी शुरू नहीं हुआ है। पूरे यूरोप में एक ही है, जॉइंट यूरोपियन टोरस के नाम से ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि कर रहे हैं। सही। अभी आई थिंक अप टिल नाउ दे हैवंट बीन 100% सक्सेसफुल, बट दैट इज आल्सो आइडियली स्पीकिंग वन अदर सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि इन टाइम्स टू कम हमें जो है ना यूज करनी है। अच्छा, आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है बिजली के इस बहरान का? That's a very difficult question. I think ultimately जो है गवर्नमेंट is there to monitor these things and devise policies to ensure कि भी जनरल कंज्यूमर को एनर्जी जो उनकी डिमांड है मिलनी चाहिए। But collectively speaking इस बहुत से फैक्टर्स हैं और वो ये कुछ उनमें से फैक्टर्स ये हैं कि भी our country is seen as an unstable country, from a political perspective, from a social perspective, from a safety perspective. हर तरफ से we are considered not on क्या कहते हैं on a level के बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ आके इन्वेस्ट करें। सूरत हाल ये है कि शो के लिए हम सुबह मॉर्निंग में जो गेस्ट बुलाते हैं, कुछ गेस्ट कराची से आ रहे थे, कुछ गेस्ट लाहौर से आ रहे थे, एंड पिछले दिनों दे प्रैक्टिकली दे ऑल रिफ्यूज टू कम टू इस्लामाबाद के सेइंग कि जी हालात बड़े ख़राब हैं, सो हम नहीं मूव कर रहे हैं और हम नहीं आ रहे। सो और मैं सोच रही थी कि ये तो विद इन कंट्री और एक शहर से दूसरे शहर, और हम खुद रह रहे हैं सारे इन सूरत हाल में, हमारी ये सूरत हाल है। तो जो लोग बाहर से बैठ के देख रहे होंगे सारी सूरत हाल को, वो कैसे परसीव कर रहे होंगे और क्या क्या नहीं सोच रहे होंगे और क्या क्या नहीं उस पर एक्ट और रिएक्ट कर रहे होंगे ना। हाँ जी, उसमें ये कि हम तो कहते हैं ना कि अगर किसी की मौत आती है तो इट वाज गॉड्स विल, कि अल्लाह का वो था, मर्जी थी। तो गोरे थोड़े से इससे इख्तलाफ करते हैं, वो कहते हैं भी आप खुद अपनी सोच रखें, फहम रखें और उस हिसाब से जो है ना किसी मुल्क में जाएं या ना जाएं। पाकिस्तान जो है फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस है, पूरे फॉरेन कॉमनवेल्थ की जितनी कंट्रीज हैं वो दे एडवाइज वेस्टर्नर्स वेदर दे शुड कम टू पाकिस्तान और विच एरिया ऑफ पाकिस्तान। अभी भी कुछ दोस्त थे जो ऑस्ट्रेलिया से किसी ने आना था, उन्होंने दे रिफ्यूज टू कम कि वी कंसिडर कि इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो अब ये देखें ये सारी जो है ना ये दे ऑल कंपोजिट रीजंस फॉर इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान में हमें पावर की जो है, अब जो आपने सवाल किया इनिशियली कि हाउ कैन वी इंश्योर कि ये कम अज़ कम इसमें हमें स्टेबिलिटी मिल जाए, तो वी नीड टू इंकरेज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स टू कम टू पाकिस्तान and to set up power plants in Pakistan. Because the government is not able to supply energy in those rural areas which are off the electricity grid,
तो उन एरियाज में जाएं, वहाँ प्रोड्यूस करें एंड इवन फीड इनटू द प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा इसमें क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इवन दो कि प्राइवेटाइज भी हो गया, इसको भी आ गया, बट देन पावर और एनर्जी क्राइसिस और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, आप क्या समझते हैं इसको टेक्निकली देखें? हाँ, तो उसमें ये है कि देखें, आपने किसी को भी बुलाना है, प्राइवेट कंपनीज आर देयर टू मेक मनी, they're not there to serve people, or maybe that may be a second reason for doing that. Primary reason they're there to make money. तो उनके लिए आपको उनको टैक्स एलिविएशन, मतलब उनको थोड़ा सा टैक्स की जो देनी चाहिए, सहूलत उनको देनी चाहिए। उसके अलावा जो है उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेटअप, इनिशियल कॉस्ट में उनकी थोड़ी सी मदद शायद गवर्नमेंट विल हैव टू डू, देन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स विल कम टू दिस कंट्री एंड वी नीड देम इन मैनी नंबर्स, बिकॉज एनर्जी शॉर्टेज हर लिहाज से हमारे पास, हमारी इंडस्ट्री ग्रो करनी है तो वी विल हैव टू हैव दिस stability of power supply and continuation of our systems and continue, I mean stability, direction and continuity, ये तीन चीजें हैं। अगर हम ये आ जाए, stability, डायरेक्शन भी हम जाने किस तरफ, पॉलिसीज एंड कंटिन्यूटी ऑफ दोज पॉलिसीज। सही, थैंक यू वेरी मच, आपने आज यहाँ पे ज्वाइन किया। बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम समझना चाहें तो इन छोटी छोटी बातों में भी बहुत इंपॉर्टेंट और अहम बातें, और अल्लाह करे कि हम इनको समझ सकें और इनको इम्प्लीमेंट कर सकें और अपनी जो तरक्की है उसके रास्ते में खुद रुकावट ना बने, खुद रुकावट ना डालें, बल्कि इसको आगे बढ़ाने में और इसको आगे लेके जाने में मावन और मददगार। थैंक यू सो मच, इट्स वंडरफुल टू हैव आप जैसे लोग जो मुल्क में हैं। अल्लाह करे कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है कामयाब हो और ये प्रैक्टिकली भी उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो जितना यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है और समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग